हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से रासायनिक बल गतिकी चैप्टर लेकर के आ गए हैं और अभी तक हमने अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा की और हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जैसे कि ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया और सांद्रता हो गया, उनकी चर्चा की। साथ ही साथ हमने चर्चा की अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है और हमने ये भी देखा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अणुसंकेता क्या होती है। यहां तक हम पढ़ चुके। आज हम बच्चों आगे की बात करेंगे और वो आगे की बात आज क्या होगी, आज बात होगी दर स्थिरांक की। किसकी बात होगी? दर स्थिरांक की। दर स्थिरांक बोलो, विशिष्ट वेग बोलो या दर नियतांक बोलो, वेग स्थिरांक बोलो, उसके बारे में आज चर्चा होगी और दर स्थिरांक की इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आज देखेंगे दर स्थिरांक की निर्भरता, मतलब कि दर स्थिरांक किस किस पदों पर कौन कौन से कारक हैं जो दर स्थिरांक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का उद्देश्य क्या है? आज का हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। आज हम पढ़ने वाले दर स्थिरांक और उसको प्रभावित करने वाले कारक, और अगर वो हो जाता है तो हम सीधे प्रवेश करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया और उनके उदाहरण और उनकी समीकरणों पे। चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे होमवर्क, जो होमवर्क आपको दिया गया है। चलिए होमवर्क पे आएंगे। ये तो आपका सिलेबस है, आप जानते ही हो, देख लो सिलेबस। ठीक है, अब आते हैं होमवर्क पे। तो ये रहा होमवर्क का पहला क्वेश्चन, देख लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। होमवर्क में क्या पूछा गया था देख लो। तो देखो अभिक्रिया ये दे रखी है, इसके लिए वेग आर क्या होगा? आर बराबर आप क्या लिखते हो, है ना, अभिक्रिया का वेग क्या लिखते हो भाई? क्रिया कारक क्या है? ए। तो ए की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन बटा सूक्ष्म समय अंतराल, ये हो जाएगा। यहां पे रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? 2। तो इस रस समीकरण मिति गुणांक 2 जो है उसका यहां पे भाग लगा दो, तो 1/2। और अभिकारक के लिए हमेशा सांद्रता समय के साथ घटती है, तो सांद्रता घटती है इसलिए यहां पे माइनस लगा दो। तो अब देखो -1/2 dA/dt, ये कहां दे रखा है? -1/2 dA, ये दे रखा है बी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलो अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 2a बराबर, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 2a देता है उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घट करके 0.4 मोल पर लीटर रह जाती, मतलब कि 0.5 और 0.4 कितना अंतर है? 0.1 घट गई, तो 0.5 से 0.1 घट करके 0.4 हो गई, तो 0.1 मान से घट गई। और कितने मिनट में घट गई? 10 मिनट में घट गई। तो अब देखो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो 1/2 माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि अभिकारक जो है उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है। साथ ही साथ यहां पे आ जाएगा डेल्टा ए की सांद्रता बटा डेल्टा टी समय अंतराल। ठीक है, चलो तो यहां से हम क्या लिखेंगे? -1/2 इंटू ए की सांद्रता में परिवर्तन। ए की सांद्रता 0.5 से घट करके 0.4, कितना कम हो गया? 0.1। तो यहां पे आ जाएगा 0.1 आ जाएगा बटा समय अंतराल 10 मिनट, तो यहां आ जाएगा 10 मिनट। ठीक है, अब देखो ये जो भी आंसर आएगा बच्चों ये मिनट में आएगा, क्योंकि यहां पे मैंने क्या उपयोग में ले रखा है, यहां पे हमने मिनट लिख रखा है। आप चाहो तो आप सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो ये तो आंसर हो जाएगा आपका मिनट में। क्या आ रहा है ये मिनट में? तो ये 0.1 बटा यहाँ आ जाए 2 × 10, तो ये हो जाएगा 20, और ऊपर क्या दे रखा है? माइनस। माइनस में आपका अभिक्रिया का वेग आ जाए। ये जो भी आंसर आएगा बच्चों ये किस में आएगा? सांद्रता मोल प्रति लीटर है, तो यहाँ आप ऊपर लिखेंगे मोल प्रति लीटर बटा ये नीचे क्या? मिनट, मिनट में, तो ये मोल प्रति लीटर मिनट में आंसर आएगा। आप चाहो तो आप इसको सेकंड में भी निकाल सकते हो। सेकंड में निकालने के लिए क्या करो? मिनट का 60 में गुणा कर दो, तो वो आंसर आपका सेकंड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये था बच्चों होमवर्क। क्या था ये? होमवर्क। चलो अब बात करेंगे आगे की। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था। चलो तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हल करना। चलो पहला क्वेश्चन का वाला, तो देखो दे रखा है अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना करो यदि वेग का व्यंजक ये दे रखा है।
तो देखो ए पे कोटि दे रखी, घात दे रखी 1/2, बी पे घात दे रखी 3/2, तो क के लिए कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी ए की घात 1/2 प्लस बी की घात 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, मतलब कि कोटि आ जाएगी 2। तो क वाला जो व्यंजक है उसमें कोटि आ जाएगी 2। चलो ख की बात करते, ख के लिए कुल कोटि कितनी आएगी अभिक्रिया की, देखो तो ए के लिए कोटि है 3/2 और बी के लिए -1। मैंने आपको बोला था ना कोटि जो है वो भिन्न भी हो सकती है, कोटि जो है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, कोटि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, कोटि जो है वो दशमलव में भी कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस -1, तो ये कितना आ गया, तो देखो ये आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। तो पहला क वाला जो भाग है उस क वाले भाग में कुल कोटि 2 और ख वाले भाग में कुल कोटि हो जाएगी 1/2। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। नोट कर लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए यहां तक की बात स्पष्ट। अब बढ़ेंगे बच्चों आगे। आज हमें पढ़ना है बच्चों दर स्थिरांक के बारे में। किसके बारे में, दर स्थिरांक, जिसे हम बोलते हैं वेग नियतांक, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं वेग स्थिरांक, ठीक है, या जिसको बोला जाता है विशिष्ट वेग, विशिष्ट वेग। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल के से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट। तो ये दोनों ही नाम हैं किसके, इस दर स्थिरांक वेग नियतांक के। चलो अब हम चर्चा करेंगे इसकी, जल्दी से नोट कर लो हेडिंग, ठीक। चलो अब बात करेंगे बच्चों इसकी, है ना। देखो हमारे पास दर नियम क्या है, दर नियम R बराबर के इंटू ए की सांद्रता x और b की सांद्रता y, यही आया था। यहां पे k जो है बच्चों इसे बोला जाता है दर स्थिरांक। क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक, ठीक है। तो यहां पे ये जो k है उसे बोला जाता है दर स्थिरांक। अब यहां पे आती है इसकी परिभाषा। क्या आती है बच्चों, परिभाषा। तो देखो परिभाषा क्या होगी, यदि मान लो आपने A की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर रख दी, मान लो आपने B की सांद्रता भी 1 मोल पर लीटर रख दी, तो जब A की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो तथा B की सांद्रता भी 1 मोल पर लीटर हो, तब, ठीक है। तो जैसे आप इसको 1 लिखोगे, इसको आप 1 लिखोगे, तो दोनों को 1 लिखने पर जो भी वेग प्राप्त होगा वही वेग क्या कहलाएगा, उस अभिक्रिया का दर स्थिरांक। तो A की सांद्रता 1 मोल पर लीटर और B की सांद्रता भी 1 मोल पर लीटर हो, तब प्राप्त होने वाला वेग, तब प्राप्त होने वाला वेग ही अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहलाता है। और यहां तक लिख लिया हो तो जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दो, ताकि हम इसके बाद अब देखेंगे इसकी इकाई। अब देखेंगे हम दर स्थिरांक की इकाई। चलो यहां तक की बात स्पष्ट, यहां तक की बात स्पष्ट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसके बाद में देखेंगे इकाई, ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखेंगे इकाई। चलो पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका क्वेश्चन का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम आएंगे बच्चों इकाई पे। किस पे आएंगे? इकाई। चलो इकाई के लिए हम आते हैं अगले पेज पे। चलो अब बात करेंगे इकाई, दर स्थिरांक की इकाई। ठीक है, चलो इकाई कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो बहुत आसान है। मान लो कोई अभिकारक ए है, वो अभिकारक ए बदलता है उत्पाद में। अभिकारक ए किस में बदलता है? उत्पाद में। तो आप इसके लिए दर व्यंजक क्या लिखेंगे? आप इसके लिए दर व्यंजक लिखेंगे आर बराबर दर स्थिरांक इंटू ए की सांद्रता और उस पे घात x। ये x कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2, 2/2, 3/2, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो अब कैसे इकाई निकालनी? अब हमें निकालनी इसकी इकाई। चलो कैसे निकालेंगे? तो देखो k का सूत्र बन जाएगा r बटा a की घात x। ठीक है, चलो r की इकाई क्या थी? याद करो, वेग की इकाई थी वेग। वेग मतलब था r, और r मतलब आप यहां क्या लिखते हो? r का मान यहां क्या लिखते हो? -dA बटा dt, यही लिखते हो आप। r का मान क्या लिखते हो? -dA बटा dt। वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग, और इस अभिक्रिया का वेग आप क्या लिखोगे? इस अभिक्रिया का वेग हो जाएगा -dA बटा dt। ए की सांद्रता, सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं बच्चों मोल प्रति लीटर में। किसमें प्रदर्शित करते हैं? मोल प्रति लीटर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? समय, सेकंड आ जाएगा। सामान्यतः सेकंड लिखते हैं, तो यहां हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर, और नीचे आ जाएगा, मान लो यहां पे आपने सेकंड लिख दिया। चलो ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आप इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हो, ए क्या है? ए की सांद्रता, तो आप लिख सकते हो सांद्रता बटा, नीचे क्या आ जाएगा? समय, तो सांद्रता बटा समय भी लिख सकते हो। तो या तो आप अभिक्रिया का वेग का इकाई जो वो सांद्रता बटा समय लिखोगे, या सांद्रता की जगह आपने क्या लिख दिया? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर लिख करके और फिर नीचे सेकंड लिख सकते हो। तो हो सकता है समय अगर सेकंड में दे रखा है तो सेकंड, समय अगर मिनट में दे रखा है तो मिनट, जो भी दे रखा है जैसा भी है ना। तो हम क्या करते, हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई समय है। अब ये समय मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने सामान्य रूप से सांद्रता लिख दिया। अब सांद्रता मोल पर लीटर भी हो सकती है, मोललता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो हमने सिंपल सांद्रता लिख दिया। तो इसका मतलब अभिक्रिया के वेग की जो इकाई है, ये इकाई क्या हो जाएगी बच्चों? इकाई हो जाएगी सांद्रता बटा समय। क्या हो जाएगी? सांद्रता बटा समय। तो हम r की जगह क्या लिख सकते हैं? r की जगह हम लिख सकते हैं सांद्रता बटा समय। चलिए भैया, r की जगह तो आ जाएगा सांद्रता बटा समय। और a की सांद्रता, a की सांद्रता, तो ये भी क्या होता है? ये होता है सांद्रता। चलो a की सांद्रता, इस a की सांद्रता पे घात कितना है बच्चों? x। तो a की सांद्रता पे घात आ गया x बराबर, ये हो जाएगा कि, तो देखो r की इकाई क्या है? r की इकाई सांद्रता बटा समय, तो r की जगह मैंने लिख दिया सांद्रता बटा समय। और a की सांद्रता, तो सांद्रता, a पे घात क्या है? x, तो सांद्रता पे घात आ जाएगा x। चलो अब इसको हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सांद्रता पे घात 1 लिख सकता हूं, तो 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा सांद्रता। इसको हल करो इस पूरे को, तो मैं इसको लिख सकता हूं सांद्रता 1 माइनस x बटा नीचे आ जाएगा समय बराबर k। मतलब कि k की इकाई हो जाएगी सांद्रता की घात 1 माइनस x बटा समय। तो यही हो जाएगी k की इकाई। चलिए यहां तक की बात स्पष्ट? यहां तक की बात स्पष्ट? जल्दी से मुझे थम्स अप या कुछ इमोजी दिखा दो ताकि हम इससे आगे की बात कर सके। यहां तक की बात स्पष्ट? क्लियर? यहां तक क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़े। रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूं। चलो रिपीट करते, ठीक है, रिपीट करते। देखो बच्चों, देखो रिपीट करते, ठीक है। देखो मान लो कोई क्रियाकारक A है, वो क्रियाकारक A किस में बदल रहा है? उत्पाद में।
ठीक है, इसका मतलब हम इसके लिए दर व्यंजक क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर दर स्थिरांक इंटू ए की घात एक्स लिख सकते हैं। ए की घात एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स में कुछ भी हो सकता है, कोटि है ना, तो कोटि तो यहाँ पे 1/2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो दर स्थिरांक इसकी इकाई निकालनी, ठीक है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो ये दर है, दर या वेग जो होता है, वेग की इकाई क्या होती है, वेग की इकाई होती है सांद्रता बटा समय, होती है सांद्रता बटा समय। तो मैंने यहाँ पे आर की इकाई लिख दी, आर की जो इकाई है उसको मुझे ध्यान रखना सांद्रता बटा समय है, ठीक है। तो ये आर की इकाई मैंने वहां पे लिख दी सांद्रता बटा समय। अब मैंने क्या किया, मैंने के का सूत्र लिखा, के का सूत्र हो जाएगा आर बटा ए की घात एक्स, तो आर बटा ए की घात एक्स, ये हो गया के का सूत्र। आर की इकाई होती है सांद्रता बटा समय, तो मैंने आर की जगह लिख दिया सांद्रता बटा समय। ए की इकाई क्या, ए क्या है सांद्रता, तो ये सांद्रता आ गया, सांद्रता पे घात क्या एक्स, तो सांद्रता पे घात एक्स। अब देखो गणित लगानी, अब तो गणित है, सांद्रता पे घात एक और सांद्रता पे घात एक्स, तो 1 माइनस एक्स, तो सांद्रता की पावर 1 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा समय, तो नीचे समय बराबर के। तो इसका मतलब यही हो जाएगी के की इकाई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात करूंगा मैं निश्चित तौर पर, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हमें बच्चों एक एक करके देखना। यहां पे x का मतलब क्या है, x का मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि। x का मतलब क्या है, अभिक्रिया की कोटि। क्या है x का मतलब, अभिक्रिया की कोटि। तो अब हमें क्या देखना है, अलग अलग की अभिक्रिया की जो कोटि है उनके लिए k की इकाई क्या होगी। चलो तो इसका मतलब k की इकाई मेरे पास आ गई सांद्रता पे घात 1 माइनस एक्स बटा समय। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, चलो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए x का मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए x का मान हो जाएगा 0, क्योंकि कोटि का मतलब होता है यहाँ पे x का मान हो गया 0। चलो x की जगह 0 रखो, तो ये क्या बन जाएगी, इकाई, k की इकाई क्या बन जाएगी, सांद्रता की घात 1 माइनस 0 बटा समय। मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या हो जाएगी, सांद्रता बटा समय। चलिए अब दूसरा लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जल्दी से मुझे आप इस दर नियतांक का इकाई बताएं जल्दी से। x का मान होता है यहां पे 1, तो यहां पे मुझे k की इकाई बताएं जल्दी से। चलो k की इकाई बताएं, k की इकाई बताएं, k की इकाई बताएं जल्दी से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जहां पे x का मान 1 होगा वहां पे k की इकाई बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जहां पे x का मान 1 होगा उसके लिए k की इकाई क्या होगी। चलो देखो k की इकाई क्या है, चलो ये रहा, k की इकाई होती है सांद्रता की घात 1 माइनस एक्स बटा समय। तो ये हो जाएगा, देखो x की जगह क्या रखना है, 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो x की जगह 1 रखो, तो यहां आ जाएगा सांद्रता पे घात 1 माइनस 1 बटा समय। तो ये क्या हो जाएगा, सांद्रता पे घात 0, 1 माइनस 1 का मतलब क्या, 0 अंडा। तो किसी पे भी घात जब 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। मतलब कि यहां पे आंसर कितना आएगा, 1 बटा समय। मतलब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक की इकाई है वो क्या हो जाएगी, 1 बटा समय। क्या हो जाएगी, 1 बटा समय। और कई बच्चे इसको बोलते हैं समय इनवर्स, समय का -1, मतलब कि टाइम इनवर्स। क्या लिखते हैं, टाइम इनवर्स। यहां तक की बात स्पष्ट है। तो जल्दी से आप मुझे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए
दर स्थिरांक की इकाई बता दो। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जहां पे x का मान हो जाएगा 2, इसके लिए आप जल्दी से मुझे दर स्थिरांक का इकाई निकाल करके बताओ फटाफट। चलो दर स्थिरांक की इकाई निकाल करके बताओ फटाफट जल्दी से। चलो दर स्थिरांक की इकाई निकाल के बताओ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया x बराबर 2 के लिए x का मान 2 रखो यहां पे x का मान 2 रखो, क्या आता है देखो, x का मान 2 रखो, क्या आता है देखो, तो सांद्रता की घात 1 माइनस x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, x की जगह हम रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो 1 माइनस 2 बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सांद्रता पे घात -1 बटा समय, होगा ऐसा। और कई बच्चे इसको ऐसा भी लिखते हैं, -1 है ना तो सांद्रता को नीचे, कई बच्चे इसको ऐसा भी लिखते हैं 1 बटा सांद्रता इंटू 1 बटा समय। ऐसे लिखो एक ही बात है, मतलब कि आंसर हो जाएगा ये। चलिए यहां तक की बात स्पष्ट, देखो यहां तक की बात स्पष्ट, फटाफट क्लियर, आगे बढ़ूं, ठीक है। एक बार मैं थम्स अप दिखा दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहां तक की बात स्पष्ट, देख लो। चलो अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी से, ताकि हमारा इसी वीक में ये चैप्टर हो जाए, ताकि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करें। चलो अब आते हैं बच्चों आगे। अब अगला हेडिंग है बच्चों, अगला हेडिंग है दर स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। चलो दर स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, और हमारे सिलेबस के अंदर हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है सबसे महत्वपूर्ण टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। मेनली दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। अब कैसे निर्भर करता है तो हम उसकी एक एक करके बात करें, ठीक है। चलो देखो बच्चों, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनमें टक्कर बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाएंगे। मतलब कि अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए आपको ताप को बढ़ाना पड़ेगा। जब ताप बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनेगा। तो आप देखिए ताप बढ़ा तो इससे क्या बढ़ा, इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ा, और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा मतलब कि आर बढ़ेगा। वेग को हम क्या लिखते हैं, आर। वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो अब देखो आर बराबर क्या होता है, के ए की घात आप एक्स, ये लिखते हो। तो यदि आपने आर को बढ़ाया तो संभावना है कि ये जो k है वो भी क्या हो, उसी अनुपात में बढ़ जाए। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो दर स्थिरांक का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब कि अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और इससे संबंधित एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं बच्चों आरएनएस थ्योरी। तो आरएनएस थ्योरी में आप पढ़ते हो कि कैसे ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक बढ़ जाएगा, उसके बारे में हम क्या चर्चा होती, क्या विस्तार में चर्चा होती, वो सब आरएनएस थ्योरी में आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। नोट करो फटाफट। चलिए ठीक है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको अलग से एक चीज बताता हूं। अभिक्रिया का दर स्थिरांक के जो होता है ना बच्चों, ये ताप पर एक समीकरण द्वारा निर्भर करता है।
ये समीकरण, इस समीकरण को हम बच्चों बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, ये वाला भाग आपके सिलेबस से हट चुका है, सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। देखो बच्चों, अगर ताप बढ़ेगा, देखो ताप अगर बढ़ता है, जब भी मैं ये चिन्ह का प्रयोग करूं ना ऐसा, इसका मतलब होता है बच्चों बढ़ना। ठीक है, और जब भी मैं से एरो नीचे करूं तो इसका मतलब होता है बच्चों घटना। क्या होता है? घटना। इसका मतलब है बढ़ना और इसका मतलब है घटना। अब देखो, जैसे ही आपने ताप को बढ़ाया, ताप को बढ़ाया तो देखो ताप बढ़ेगा तो EA बटा RT, EA बटा RT क्या होगा? EA बटा RT क्या होगा? ताप बढ़ने पर EA बटा RT क्या होगा? ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। और EA बटा RT ये पूरा घटेगा, मतलब कि माइनस में क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस में क्या होगा? मतलब कि माइनस EA बटा RT, ये क्या होगा? ये पूरा माइनस में बढ़ जाएगा, माइनस में। भाई ये घटेगा, ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे कि इसको ऐसे समझो, EA बटा RT का घटना मतलब कि जैसे एक बार संख्या मैंने 1 ली और एक बार मैंने संख्या 2 ली, तो एक वाली संख्या तो कम ही है ना 2 से, लेकिन माइनस में एक वाला बड़ा है, माइनस में एक वाला बड़ा है। तो अगर ये पूरा बढ़ जाएगा तो K का मान भी बढ़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, कुछ लोगों को चमक रहा है, कुछ को चमक नहीं रहा है। देखो ऐसे समझो बच्चों, ऐसे समझो, चलो थोड़ा सा हम देखते। देखो जैसे मान लो मैंने कोई संख्या 1 लिखी, कोई संख्या मैंने 1 लिखी और मैंने कोई संख्या 3 लिखी है, लिखिए। अब आपको पता है कि 1 की तुलना में 3 बड़ा है, 1 की तुलना में 3 क्या है? बड़ा है। लेकिन जैसे मैं यहां माइनस लगा दूंगा तो अब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। मतलब कि अगर ये वाली संख्या कम हो रही है तो माइनस लगाने पर ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर ये वाली संख्या कम है, लेकिन अगर मैंने माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो अब देखो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। वही हो रहा है, ये वाली संख्या अगर घटेगी ना तो इसके आगे माइनस लगा दोगे तो ये पूरी संख्या बढ़ जाएगी, और जब ये पूरी संख्या बढ़ेगी तो K का मान भी बढ़ जाएगा। तो इससे K का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया यहां तक? जल्दी से मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बता दो, यहां तक की बात स्पष्ट? यहां तक की बात स्पष्ट? फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे समझो, फिर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, चलो कौन सा पेन ले? व्हाइट, व्हाइट, इधर देखना, इधर देखना। ठीक है, ऐसे समझो भाई, ये ताप नीचे आ रहा है, ताप को मैंने बढ़ाया, भाई ताप को आपने बढ़ाया, जैसे आपने ताप को बढ़ाया तो ये पूरा EA बटा RT जो होगा ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि कम हो जाएगा, मतलब कि ये कुछ मान लो, ऐसा समझो, कम हो जाएगा। जैसे मान लो पहले संख्या 3 थी, अब कम होकर के वो 1 हो गई, कम हो गया, कम हो गया, 3 से कम होकर के 1 हो गया। लेकिन ये आगे माइनस है, माइनस है, मतलब कि -3 की तुलना में -1 ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? पूरा बढ़ जाएगा, और ये पूरा अगर बढ़ गया तो K का मान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर K के मान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। क्या होती है बच्चों? बढ़ोतरी होती है। आप तो एक बात ध्यान रखो कि जो संख्या जितनी छोटी है माइनस में वो उतनी ही बड़ी है, जो संख्या जितनी छोटी होगी माइनस में वो उतनी ही बड़ी होगी, और माइनस में अगर ये पूरा बड़ा होगा तो ये K का मान भी बड़ा होगा। इसीलिए ताप बढ़ाने पर K बढ़ता है। तो देखो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और यहां तक मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थम्स अप दिखा दो फटाफट। क्लियर? क्लियर?
ताप बढ़ाने पर वेग क्यों बढ़ता है? बताया नालायक को, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अभी देखो, आप ताप बढ़ाओगे, अभिक्रिया के जो अणु हैं, अभिकारक के अणु, वो टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे, ठीक है, ज्यादा गतिज ऊर्जा, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराए। पहले 2 टकरा थे, अब आपने ताप बढ़ा दी तो अब 10 टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अब ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा उत्पादन बदलेंगे। चलो बात रही, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये ईए क्या है? ईए का मतलब होता है बच्चों सक्रियण ऊर्जा। ये ईए का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा। क्या होता है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा। अभी सब समझा रहा हूं, ठीक है, सब समझ में आएगा, सुनते जाओ। ईए का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब आपने सुना होगा बच्चों, गैस स्थिरांक। सुना है गैस स्थिरांक? विद्युत रसायन में आया था गैस स्थिरांक। आर का मतलब 8.314, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। गैस स्थिरांक 8.314 गैस, और टी का मतलब ताप। क्या होता है? ताप। चलो, ईए का मतलब सक्रियण ऊर्जा, ईए, ई के नीचे ए लिखा हुआ है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये ईए होता क्या है, सक्रियण ऊर्जा होता क्या है? ठीक है, तो देखो, सक्रियण ऊर्जा का मतलब है बच्चों कि यदि कोई भी अभिकारक उत्पाद में बदलेगा ना, तो उसको कुछ ना कुछ मिनिमम, न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत है। क्या जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है। मैंने आपसे क्या बोला कि भाई एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, इन दोनों के पास में अब भी गतिज ऊर्जा नहीं है, बहुत कम ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन मान लो मैं ताप बढ़ा दिया तो अब इनको ऊर्जा मिल गई, अब उनको वो थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई जिससे भाग करके आएंगे, टकराएंगे और उत्पाद में बदल जाएंगे। मतलब कि कम से कम वो ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को टक्कर करके उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है, उसी को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उनको सक्रिय करने के लिए, उनको उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही होती है सक्रियण ऊर्जा। अब क्लियर? अब बताओ, अब ये अपना आरटी का मतलब क्लियर? अब क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर? 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 डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन आएगी, डोंट वरी, डेफिनेशन आएगी। फिर बता रहा हूं, देखो, एक अणु यहां, एक अणु यहां, ठीक है, ये दोनों भी धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे। अभी इनके पास ऊर्जा नहीं है, मरदूस है, एकदम सुस्त, ठीक है, अभी इनके पास ऊर्जा नहीं है। अगर इनको टकराना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, तो कम से कम ऊर्जा जो इनके टकराने के लिए जरूरी है, और टकराएंगे तभी तो उत्पाद में बदलेंगे, तो इन अणुओं के पास में वो कम से कम ऊर्जा जो इनके टकराने के लिए जरूरी है और उत्पाद में बदलने के लिए जरूरी है, वही कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। तो चलो अब हम लिखेंगे परिभाषा। चलो यहां पे तो ये आ गया, प्रश्न आ गया, तो अब हम लिखेंगे पहले सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा, प्रश्न हम बाद में करेंगे। चलो, सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा लिखो। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा, वह न्यूनतम ऊर्जा, लिखो, सक्रियण ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं बच्चों ये से, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक या अभिकारक, अब ये क्वेश्चन भी करेंगे, क्रियाकारक या अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये लिख लो परिभाषा। चलो फटाफट जल्दी से परिभाषा लिख लो, और किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। कैपिटल ए का मतलब भी आएगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब किसको लिख लो आप, ये भी बताऊंगा, कैपिटल ए भी बताऊंगा। चलो अब आता है कैपिटल ए। देखो ये क्या है? कैपिटल ए, इसको बोलते हैं बच्चों आवृत्ति कारक। क्या बोलते हैं? आवृत्ति कारक। क्या बोलते हैं? आवृत्ति कारक। अब ये आवृत्ति कारक क्या है?
ठीक है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। चलो इस ए की परिभाषा, इस फ्रीक्वेंसी फैक्टर की परिभाषा यहां लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति कारक की यहां लिखेंगे हम परिभाषा, ठीक है। चलो अभी आवृत्ति कारक क्या, देखो मान लो आपने एक डब्बा लिया, ये डब्बा लिया, ठीक है। इस डब्बे का आयतन है मान लो 1 मीटर क्यूब। कितना है? 1 मीटर क्यूब। इस डब्बे का आयतन है 1 मीटर क्यूब, और इस डब्बे के आयतन 1 मीटर क्यूब में मान लो कुछ अणु हैं, ठीक है, कुछ अणु हैं, जैसे मान लो कोई भी अणु है, ठीक है। तो आवृत्ति कारक का मतलब यह है कि 1 सेकंड में, इकाई समय में, इकाई आयतन वाले इस पात्र में जितने अणुओं के बीच में टक्कर होती है वो टक्कर ही क्या कहलाती है? आवृत्ति कारक। जैसे मान लो 1 सेकंड के अंदर इस 1 मीटर क्यूब आयतन वाले डब्बे में मान लो 500 टक्कर है, तो आवृत्ति कारक का मान कितना हो जाएगा? 500। मान लो इस 1 मीटर क्यूब डब्बे में 1 सेकंड के अंदर 1000 टक्कर हो रही है, तो आवृत्ति कारक कितना हो जाएगा? 1000। मान लो इस 1 मीटर क्यूब आयतन वाले डब्बे में 1 सेकंड के अंदर 10,000 टक्कर हो रही, तो आवृत्ति कारक कितना हो जाएगा? 10,000। मतलब कि 1 सेकंड में, इकाई समय में, इकाई आयतन वाले डब्बे में, इकाई आयतन वाले पात्र में होने वाली टक्करों की जो संख्या है वही क्या कहलाएगी? आवृत्ति कारक। मतलब कि अगर मान लो 1 सेकंड के अंदर इस 1 मीटर क्यूब आयतन के अंदर मान लो 50,000 टक्करें हो रही हैं, तो वो 50,000 टक्करें क्या होती हैं? आवृत्ति कारक। जितनी ज्यादा टक्करें होंगी, ए का मान जितना ज्यादा होगा उतना बताओ क्या होगा? दर स्थिरांक भी ज्यादा। और अगर दर स्थिरांक ज्यादा, अगर दर स्थिरांक ज्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा। इसीलिए बोलते हैं कि टक्करें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब और 1 सेकंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा टक्कर है। 50,000 टक्कर, 60,000 टक्कर, 1,00,000 टक्कर। मतलब कि ये अगर बढ़ गया तो के बढ़ जाएगा, और के अगर बढ़ गया तो आर का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब कि अभिक्रिया का वेग सीधे सीधे के समानुपाती, के बढ़ेगा दर स्थिरांक तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। चलो तो ये हो जाएगा आवृत्ति कारक। क्या आवृत्ति कारक होता है? इकाई समय में, इकाई है ना, इकाई समय में, चलो इकाई समय में इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, है ना, आवृत्ति कारक। इसको कई बार पूर्व चरघातांकी कारक भी बोलते हैं। पूर्व चरघातांकी, ये चरघातांक है, चरघातांक के पहले आने वाला पूर्व चरघातांकी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चरघातांकी कारक भी बोलते हैं। ठीक है, बस ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट तो बच्चों इतना ही है, हमारे सिलेबस का इतना ही है। सर तो ये क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप हमारा सर खाते हो, और सर खाते हो तो फिर हमें बताना पड़ता है। ठीक है, आप बार बार हमारा सर खाते हो, ढोल पीटते रहते हो, ढोल पीटते रहते हो, हमको बताना पड़ता है। तो हमारे सिलेबस में तो इतना ही है। ये क्या है सर? सारी घटना ये बस समझाया मैंने ताकि आप मेरी बुद्धि ना चाटो। ठीक है, कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया, सर ये कहां से आया, इसको ऐसे किया तो क्या हुआ, ये क्या हो गया। बस सिलेबस में इतना ही है। ये है सिलेबस का पार्ट, सिलेबस का पार्ट है ये। और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके नोट्स का पार्ट नहीं। याद रखें, ये आपके नोट्स का पार्ट नहीं। कोई ये ना बोले कि सर ये तो नोट्स में कैसे लिखना है, समझा ही नहीं, ये सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। आरएनएस समीकरण, आरएनएस थ्योरी नहीं है। ठीक है, जस्ट उसको समीकरण को ध्यान रखना है, समीकरण ऐसी होती बस, लेकिन सिलेबस में ये है। चलो यहां तक की बात स्पष्ट। अब बताओ क्या डाउट है, बोलो, चलो डाउट बता दो फटाफट।
चलो डाउट बता दो, अब लिखो, डाउट लिखो। देखो बच्चे एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, मैं जब पढ़ा रहा हूंगा तब आप कितने भी डाउट लिखो, कोई मतलब नहीं। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब मैं पढ़ाता हूं ना, तब आप भर भर के कितने भी डाउट लिखो, कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने पे होगा और आप डाउट लिखने पे ध्यान रखोगे, मैं ध्यान दे ही नहीं पाऊंगा, क्या मतलब। एक सेकंड, चलो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे मालिक ये का डेफिनेशन लिखवा दिया ना यार, ये क्या है ये बताओ, ये का डेफिनेशन लिखवा दिया ना, अब क्या इस पे ग्रंथ लिखूं, क्या रामायण लिखूं क्या इस पे, ये का डेफिनेशन लिखवा तो दिया है, सटक गई है क्या, सटक गई है क्या, ये बताओ। आपको ये का डेफिनेशन लिखवा दिया है, अब इस पे क्या हम रिसर्च करें, क्या पीएचडी करवाऊंगा इस पे मैं आपको, ये बताओ क्या चाहते हो, इस पे क्या पीएचडी करें, करवा तो दिए डेफिनेशन, सुनते हो नहीं, अपने वाली लगाए जाते हो, अपने वाली लगा रहे हो, सुनते हो नहीं, ये समीकरण, ये डेफिनेशन लिखवा दिए, ठीक है। चलो अब बात करेंगे बच्चों आगे की, अब करेंगे ये सवाल। चलो अब आते हैं सवाल, एक ही चीज की रट लगाया जा रहा हो, समझ में नहीं आया डेफिनेशन नहीं लिखवाई, समझ में नहीं आया डेफिनेशन, आप लोगों को समझ में आता कब है ये बता दो मुझे, आप लोगों को समझ में आता कब है ये बताओ मुझे आप, एक कंडीशन बता दो जब आपको लगता है कि हाँ सर अब समझ में आ गया। जब भी कुछ लिखवाओ, कुछ पढ़ाओ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, कुछ भी हो, सर समझ में नहीं आया रिपीट कर दो, सर समझ में नहीं आया रिपीट कर दो। अरे भाई क्या है रिपीट, क्या कर दो, क्या रिपीट कर दो। मैं आपका ध्यान पूरा होता है मैसेज करने पे, क्या बार बार मैसेज करते हो, आपको पता है आप कितने भी मैसेज कर लो, मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर मेरा ध्यान पढ़ाने पे तो आप 1000 मैसेज कर दो, मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दूंगा। जब मैं बोलता हूं कि आप क्वेश्चन पूछो तब डाउट पूछो, फ्री फोकट में मैसेज चिपकाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है। चलो चलो ये सवाल देखो, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान करो। अब करो, अब बताओ, लाइव चैट में आप जवाब लिखो, पहले और दूसरे का आंसर लिख करके बताओ, लाइव चैट में पहले और दूसरे का आंसर लिख करके बताओ। चलो पहले का और दूसरे का आंसर लिख करके बताओ, पहले और दूसरे का आंसर लिख करके बताओ। चलो देखो क्या है, लीटर मोल, देखो क्या लिखा है, लीटर मोल, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किसका है। अभी मैंने आपको बताया था कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभी मैंने लिखवाया था, इसके लिए के का मान होता है सांद्रता पे घात -1 बटा समय, और सांद्रता क्या होता है बच्चों, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इस मोल प्रति लीटर, सांद्रता मतलब कि मोल प्रति लीटर, इस पे घात -1 इंटू 1 बटा कितना है समय मतलब कि सेकंड। तो ये क्या हो गया देखो, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर का -1 तो लीटर आ जाएगा ऊपर, मोल पे आ जाएगा -1 और सेकंड ऊपर, तो सेकंड हो जाएगा -1। तो ये देखो, ये लीटर, लीटर आ गया, लीटर यहाँ आ गया, मोल का -1, मोल का -1 और सेकंड का इनवर्स, मतलब कि कौन सा है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड कोटि, द्वितीय कोटि। क्या है बच्चों, द्वितीय कोटि। फिर ये दे रखा है सेकंड इनवर्स, ये किस में आता है, समय का इनवर्स, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि में क्या होता है, प्रथम कोटि में होता है सांद्रता की घात 1 - x बटा समय, x का मान रखो प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए x का मान 1, तो 1 - 1 तो ये क्या हो जाएगा, सांद्रता पे घात 0 बटा समय, मतलब कि ये हो जाता है, ये पूरा हो जाएगा 1, तो ये 1 बटा समय आएगा, और 1 बटा समय मतलब कि 1 बटा सेकंड, और 1 बटा सेकंड मतलब कि ये हो जाएगा प्रथम कोटि, प्रथम कोटि। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन
और ये दूसरा क्वेश्चन। चलो दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखो। पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर देखो, a प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम आपको ही दे रखा है। तो अभिक्रिया की कोटि, कोटि क्या है देखो 1/2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा? तो अभिक्रिया की कोटि, कोटि क्या हो जाएगी? कोटि बराबर 1/2 प्लस क्या दे रखा है? 1/2 + 2, 1/2 + 2 ये हो जाएगा है ना, तो 2.5 कोटि हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि बोला है ना, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2 + 1/2 2.5। चलो अब करेंगे दूसरा प्रश्न, x का y में रूपांतरण। चलो x जा रहा है y में, ये द्वितीय कोटि की बल गतिकी है, ठीक है। तो r जो हो जाएगा k x⁻²। द्वितीय कोटि, देखो प्रश्न में क्या लगेगा? द्वितीय कोटि की बल गतिकी, द्वितीय कोटि मतलब कि ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो x⁻, आप क्या लिखोगे? 2। x जो है वो y में रूपांतरित हो रहा है, प्रश्न में लिखा है x का y में रूपांतरण, x का y में रूपांतरण, और ये किस कोटि का है? द्वितीय कोटि। तो अभिक्रिया का वेग बराबर दर स्थिरांक इंटू x⁻²। क्यों? क्योंकि द्वितीय कोटि, ये रहा द्वितीय कोटि, प्रश्न में दे रखा है द्वितीय कोटि। अब आपको बोला है यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तो इसका मतलब r जो होगा वो समानुपाती होगा x⁻² के। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, अगर मैं यहाँ पे 3x करूंगा तो 3x का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 टाइम, मतलब कि नया जो अभिक्रिया आएगा वो पुराने वाले का 9 गुना होगा। कितना होगा बच्चों? 9 गुना। क्यों? क्योंकि x को कितना कर दिया? x की सांद्रता 3 गुनी, ये 3 गुनी कर दी। अब 3 गुनी मतलब कि यहाँ 3x हो गया। कितना हो गया? 3x। जैसे आप यहाँ 3x रखोगे तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 गुना। तो नया वाला जो अभिक्रिया का वेग होगा वो पुराने वाले का 9 गुना। ये लिख लो आंसर। चलो देखो फटाफट आंसर लिखो। चलो 9 गुना। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आएंगे बच्चों अगले टॉपिक। चलो ये हो गया। अब आएंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों सबसे पहली कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हमने बच्चों अभी तक दर स्थिरांक के बारे में पढ़ लिया, उनकी इकाई के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है बच्चों अलग अलग कोटि की जो अभिक्रिया हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उनके लिए समाकलित वेग समीकरण के बारे में और अवकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ना, और उनके कुछ ग्राफ हैं उनके बारे में को पढ़ना है, इनके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के साथ में। चलिए तो एक अभिक्रिया लिखेंगे, A बराबर, A जो है वो देता है उत्पाद। यदि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका समीकरण दर व्यंजक क्या हो जाएगा? R बराबर के A⁻² हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए A⁻² कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तभी ये दर व्यंजक किसका होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया का। मान लो कोई अभिक्रिया आपको दे रखी है, A देता है उत्पाद, तो इस अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कब बोलेंगे? जब अभिकारक की जो सांद्रता है उस पे घात कितनी हो? 0। जब भी अंडा लिखा हो, घात अंडा हो, अंडा 1 नहीं 2 नहीं, केवल अंडा, तो वो अंडा ये प्रदर्शित करेगा यहाँ पे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की? शून्य कोटि की। चलो अब यहाँ पे मैं R की जगह क्या लिख सकता हूँ? R की जगह मैं लिख सकता हूँ -dA/dt। इस अभिक्रिया के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? R की जगह अभिकारक क्या है? A। तो A की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन और माइनस क्यों? क्योंकि समय के साथ सांद्रता घटती है। A की सांद्रता घटती है। ठीक है, समय के साथ A की सांद्रता घटती है, इसलिए यहां आ जाएगा माइनस। चलो इसको हम लिखेंगे यहाँ R की जगह। तो R की जगह में क्या लिखूंगा? -dA/dt बराबर के A⁻0। किसी पे भी घात जब 0 होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा -dA/dt बराबर के।
हो जाएगा। फिर हम इसको और क्या करेंगे, इस dt का गुणा कर दो k में, तो माइनस dA बराबर ब्रैकेट में आएगा माइनस dA बराबर dt का गुणा तो k dt, क्या हो जाएगा k dt। अब यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करने पर। अब जैसे ही मैं दोनों तरफ समाकलन करूंगा तो यहां समाकलन, यहां समाकलन, है ना। मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं dA, इस माइनस को मैं वहां ले जाऊं, माइनस को यहां लिखो वहां लिखो एक ही बात है, तो माइनस को मैं वहां ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा समाकलन माइनस k dt, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो गणित है यार गणित। अब देखो, अब हमको सीमा लगानी है यहाँ पे, सीमा क्या, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर t समय तक। ठीक है, तो देखो t बराबर 0 मतलब कि शुरुआत में t बराबर 0, शुरुआत में मान लो a की सांता, ठीक है, a की सांता कितनी थी, a नोट, कितनी थी, a नोट। ठीक है, और t बराबर t सेकंड पर, 0 सेकंड पर इतनी, t बराबर t सेकंड पर मान लो a की सांता हो गई 80, कितनी हो गई, 80। तो t बराबर 0 पर a नोट हो गई, t बराबर t पर 80 हो गई, क्योंकि शुरुआत में t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर मान लो ये a नोट था, कितना था, a नोट। तो कुछ समय बाद, t सेकंड बाद ये 80 हो गया। तो अब हमें लिखना t बराबर 0 से t सेकंड तक, तो t बराबर 0 पे ये कितना था, ये a नोट था, और a नोट से कहां तक जा रहे हो, 80, कुछ समय पश्चात ये क्या हो गया, 80, t समय बाद ये कितना हो गया, 80। तो अब जब इसको हल करोगे बच्चों तो ये क्या आएगा, देखो इसको जब हल करोगे तो ये dA का समाकलन क्या होता है, a, नीचे आ जाएगा a नोट, ऊपर आ जाएगा 80 बराबर, ये हो जाएगा माइनस, ये स्थिरांक, स्थिरांक बाहर आ जाएगा तो माइनस के, स्थिरांक हमेशा बाहर आता है, समाकलन में स्थिरांक बाहर आता है, माइनस आ गया। गणित है ये, क्या है ये, गणित आनी चाहिए। ठीक है, गणित और फिजिक्स में पढ़ते हो आप। फिर ये dt का समाकलन क्या होता है, dt का समाकलन होता है t बराबर 0, तो t बराबर 0 से t बराबर t, यहां तक आ गए। ठीक है, t सेकंड तक। चलो अब इसको आगे हल करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं हल करूं तो इसको कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 80 माइनस a नोट, सीमाएं जब अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस a नोट बराबर माइनस के t माइनस ये t बराबर 0, ये हो जाएगा। अब जब इसको आप हल करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 माइनस a नोट बराबर माइनस के टी, ये हो जाएगा समाकलित वेग समीकरण, किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। चलो फटाफट रिवाइज कर लें, r का मान k a की पावर 0, ठीक है, r की जगह मैं ये लिख सकता हूं, इस वाले व्यंजक को मैंने यहां लिखा, a की जगह आप क्या लिखते हो, a की घात 0, इसको आप 1 मान सकते हो, dt का गुणा आपने k में भी किया है। ठीक है, तो a की घात 0 को आपने 1 माना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, k रह जाएगा, तो माइनस d बटा dt, माइनस d बटा dt, dt को आप वहां गुणा कर रहे हो तो k dt हो जाएगा, ये रह जाएगा d। फिर आपने दोनों तरफ क्या लिया, समाकलन, समाकलन कहां से कहां तक, तो t बराबर 0 सेकंड से t बराबर t सेकंड, और 0 सेकंड पे ये a0 है और ये t सेकंड पे ये 80, तो मैंने क्या किया, a0 से 80, पहले प्रारंभिक सांता a0, फिर कहां तक, 80 तक, t बराबर 0 से t सेकंड तक। चलो इसको हल करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 80 माइनस a नोट, समाकलन है कर सकते हो, और इसको जब हल करोगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस के टी, तो ये बन जाएगा सूत्र। इससे आगे चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अब आज आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर, अब देख लो, दिख रहा है, अब देख लो, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया, आपको नीचे भी दिख रहा है। ये सब आपकी नौटंकी है, आप नौटंकी बहुत करते हो यार, पता है आपकी दिक्कत क्या है, आप पढ़ाई कम करते हो, नौटंकी बहुत करते हो, बहुत ज्यादा नौटंकी करते हो। पढ़ाई वढ़ाई कुछ करना नहीं है, सर ये रिपीट कर दो, सर वो रिपीट कर दो, ये करो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं, बस नौटंकी करते रहते हो।
यार कुछ भी नहीं है इसमें, समाकलन दिया है, पहले वाले प्रश्न को 2 बार रिपीट किया, इसको भी मैंने 2 बार रिपीट किया, फिर भी बोल रहे हो सर रिपीट कर दो रिपीट कर दो। अरे क्या रिपीट कर दो यार, इसको मैं 10 बार रिपीट करूंगा ना, 11वीं बार फिर बोलोगे सर फिर रिपीट कर दो। चलो इसके पहले का स्क्रीनशॉट ये लो, इसके पहले का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैंने आज कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए हैं, उन क्वेश्चंस को देखना, ठीक है, और उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है, उनको कल डिस्कस भी करेंगे। और कल हम देखेंगे इस शून्य कोटि की अभिक्रिया पे प्रश्न, और इन प्रश्नों के साथ में हम स्टार्ट करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमने ये समाकलित वेग समीकरण निकाल दिया, समाकलन के बाद प्राप्त होता है, इसीलिए बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। इसका हम ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है, वो भी हम कल के कक्षा में देखेंगे। और थोड़ा सा बच्चों सिंसियरिटी लाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो यार, कुछ भी करते रहते हो, पढ़ाई करते नहीं, रिपीट करो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई कक्षा में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।